हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो 2023 में पेपर हो चुका है, इस पेपर का हम लोग कंप्लीट पूरा हल देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने इसके पहले जो 2022 में भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ है उसका मैंने कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो चैनल पर जाइए। ठीक है, वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन लेंगे इस पेपर का। तो यहाँ पर देख रहे हो कि खंड अ करके दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न है क का, इसमें कहा जा रहा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक वोल्ट गुणे मीटर होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया कि एन टाइप अर्धचालक में होता है, यानी कि एन टाइप अर्धचालक में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है कि या होल्स पाए जाते हैं। तो एन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और पी टाइप में होल पाए जाते हैं। तो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, ऋणावेशित होता है, और पी टाइप में जो होल होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। तो यहाँ पर एन टाइप के अर्धचालक की बात की गई, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा, यानी ऋणात्मक आवेशित होगा, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो प्रकृति में कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है कि अनुदैर्ध्य होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगें जो होती है वो केवल अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद घ वाले प्रश्न को देखिए। इसमें लिखा गया है प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन कोण की अगर बात किया जा रहा है तो यहाँ पर लाल रंग का न्यूनतम विचलन कोण सबसे कम होता है और बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर यहीं पर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की बात करेगा तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा हो जाता है और बैगनी रंग का सबसे कम हो जाता है। तो यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण की बात किया गया है तो लाल रंग का सबसे विचलन कोण क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर इसके बाद अंगम में देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा वो होता है h/2π के बराबर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यानी कि ये मान लीजिए कि ये कोई धारावाही चालक तार है और इसमें ये धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऑर्स्टेड के प्रयोग ने बताया था। ठीक है, अगर ऑर्स्टेड का प्रयोग की वीडियो आप नहीं देखे तो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, खंड ब का अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र N2/V - N1/U कोष्टक में N2 - N1/R, जहाँ संकेतों का सामान्य अर्थ है, यानी कि इनका ही हमें क्या करना है, सामान्य अर्थ बताना है कि इनका मतलब होता क्या है। तो ये जो N2 है ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है और N1 जो है ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, V जो है यह उस दर्पण का, यानी कि जो गोलीय पृष्ठ है उस गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी है, और U जो है उस गोलीय पृष्ठ से वस्तु की दूरी है, और ये गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, बस यही आपको लिखना है। फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर ख देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्यों अग्र अभिनत में होता है। ठीक है, तो ये वाला जो इस बार वीडियो में, यानी कि इस बार के जो सिलेबस में ये आपका प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, जो आपके सिलेबस में है वही क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दिया जा रहा है कि इसमें ग में कहा जा रहा है कि यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। इसमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए, ठीक है, यानी समान है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिज्म का कोण ए होता है तो इसका भी मान कितना है, ए है, और न्यूनतम विचलन कोण
डेल्टा एम का मान भी कितना है, ए है। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक की ज्ञात कीजिए, एन का मान। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 पूरे का बटा साइन ए बटे 2। ये होता है प्रश्न में, यानी कि प्रश्न नहीं बल्कि ये क्या होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। इसी सूत्र में मान रखिए। ठीक है, तो एन बराबर साइन ए का मान देखिए यहाँ पर ए है, और डेल्टा एम का भी मान कितना ए है बटे 2, और पूरे का बटा ये कितना हो जाएगा, साइन ए बटे 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, साइन 2a बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n बराबर साइन ए बटे साइन ए बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए बराबर एक सूत्र होता है साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 बट्टे साइन ए बाई 2। ये साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कट जाएगा, तो n बराबर कॉस ए आ जाएगा, यानी कॉस ए बाई 2 आ जाएगा। यही इसका क्या होगा, अपवर्तनांक का सूत्र होगा, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा जा रहा है हमसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई वेक्टर एवं बी वेक्टर है, तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तरंग संचरण की जो दिशा होती है वो क्या होती है, इनकी यानी कि ये जो विद्युत चुंबकीय जो विद्युत तरंग जो होती है और जो चुंबकीय तरंगें होती हैं, ये क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत गति करती हैं। एक अगर y अक्ष में गति करता है तो दूसरी क्या होती है, z अक्ष में गति करती है, यानी कि ये दोनों हमेशा तरंगें एक दूसरे के लंबवत गमन करती हैं। ठीक है, ये इतना आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर चित्र बना के दिखाना होगा तो चित्र बना के भी दिखा सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये z अक्ष है। तो यहाँ से ये तरंगे ऐसे गमन करेंगी। ये मान लेते हैं विद्युत तरंगे हैं, तो जो चुंबकीय तरंगे होंगी इस अक्ष के लंबवत ऐसे गति करेंगी। एक अगर इसके लंबवत होगा तो दूसरी ऐसे गति करेगी। फिर ये क्या होगा, दिशाएं बदलेंगी, ऐसे गति करेंगी, तो फिर एक ये क्या होगी, लंबवत गति करेंगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो जा रहा है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र ऊपर आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र नीचे आ जाएगा। यानी क्या होंगे, इस तरह से इनकी दिशाएं लगातार बदलती जाएंगी और ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत गति करेंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। तो केवल आप ये लिख सकते हो कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में कि लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ये लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर खंड स में, ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये आपके 2 नंबर के इसमें प्रश्न होते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, ये व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए, इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखें तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि संट किसे कहते हैं या संट से क्या समझते हैं, इसका एक उपयोग विद्युत परिपथीय में दर्शाइए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, संट क्या होता है कि संट एक कम प्रतिरोध का तार होता है। ठीक है, परिभाषा आप लिखेंगे कि संट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि संट क्या होता है, संट एक कम प्रतिरोध का तार होता है और जिसे हम क्या करते हैं, धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और इसका कह रहा है अनुप्रयोग बताइए। तो अनुप्रयोग जो है, इसका उपयोग हम लोग क्या कहाँ पर करते हैं। पहली बात तो जो धारामापी है, ठीक है, धारामापी क्या करता है, धारा को मापती है। ठीक है, अगर अचानक से अधिक वोल्टता की करंट आ रही है धारामापी में, तो धारामापी में क्या होता है, जलने की संभावना अधिक बन जाएगी। ठीक है, तो धारामापी न जले
उसके प्रतिरोध को कम करने के लिए हम लोग एक क्या करते हैं, यानी प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि धारामापी के समांतर क्रम में हम लोग एक तार जोड़ देते हैं कम प्रतिरोध का, और उसी की युक्ति को ही हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। तो यानी कि इसको सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका पहला अनुप्रयोग होगा धारामापी की सुरक्षा हेतु। ठीक है, धारामापी की सुरक्षा हेतु इसका उपयोग करते हैं, वही समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। और दूसरा जो होगा, धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो शंट है उस शंट को अगर हम क्या करते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो धारामापी जो है अमीटर में रूपांतरित हो जाती है। धारामापी को वोल्ट मीटर में अगर चेंज करना होता है तो उसी को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। बस इतना ही आपको लिखना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में ये आपसे कहा जा रहा है कि +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंस के संयोजन की फोकस दूरी क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, यानी कि तीसरा का ग है। ठीक है, इसमें आपको दिया गया जो क्षमता है P1 बराबर वो कितना है, मान लेते हैं +5 डायोप्टर। ठीक है, और फिर इसके बाद P2 जो है ये कितना है, -3 डायोप्टर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों क्या है, आपस में संपर्क में रखें तो लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इनकी क्या करते हैं, फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फोकस दूरी ज्ञात कर लीजिए। तो सूत्र होता है P बराबर 1/f। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर वाला मान लगा दें। ठीक है, या मीटर वाला ही रहने दीजिए। ठीक है, तो P का मान कितना दिया, 5 और बराबर 1/f। ठीक है, हम इसका भाग करा देंगे तो ये हो जाएगा f बराबर, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो इसका जब भाग करिए, यानी कि जब भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, f बराबर ये आ जाएगा आपका 0.2 मीटर। ठीक है, फोकस दूरी कितनी आ गई, 0.2 मीटर। फिर इसके बाद यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा सूत्र P बराबर 1/f से। ठीक है, तो यहाँ से भी मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसे मान रखेंगे तो ये -3 बराबर 1/f। तो ये हो जाएगा कितना आपका 1 यानी कि f बराबर कितना हो जाएगा, -1/3। ठीक है, या हम इसको भी यहाँ पर भी लिख करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें कहा जा रहा है कि दोनों लेंसों को क्या किया गया है, जोड़ा गया। तो इसके लिए सूत्र होता है f बराबर 1/f1 + 1/f2। ये f1 मान लीजिए और ये f2 मान लीजिए। ठीक है, तो इसी में अब क्या करिए, मान निकाल लीजिए पहले पॉइंट का, क्योंकि हमसे फोकस दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी मान रखिए 1/f बराबर 1/5। इसके बाद ये माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस मिल, यानी प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, तो 1/3 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराइए तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और -5, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हल कर देंगे तो ये आ जाएगा -2/15। ठीक है, इसका इधर क्रॉस गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा f बराबर -15/2। ये मीटर में फोकस दूरी आ जाएगी। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है अब इसकी क्षमता बताइए। ठीक है, तो इसकी क्षमता बताने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट में फिर यही सूत्र लगा देंगे, ये वाला P बराबर 1/f से। ठीक है, f लगा देंगे ये वाला सूत्र, तो ये हो जाएगा P बराबर 1/f। f का मान -1/2 यानी 15/2 है। तो इसका हम क्या करेंगे, भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/-15। ठीक है, भाग कर दीजिए या यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो P बराबर कितना हो जाएगा, -2/15 डायोप्टर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसको मैं अच्छे से करा दूंगा, थोड़ा सा लॉन्ग है। लॉन्ग क्या, आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसकी कोशिश करिएगा। अगर नहीं होगा तो वीडियो के कमेंट में दे दीजिएगा, वीडियो में मैं आप लोगों को दे दूंगा प्रोवाइड करके। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हो
जो पीएन संधि की बात किया जा रहा है, यानी पीएन डायोड के बारे में, तो इसकी वीडियो मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये शॉर्ट सेल अब अभिनय की प्रकृति दर्शाना, तो शॉर्ट सेल भी आपके टॉपिक से हटा दिया गया, तो इस पर डिस्कस नहीं करना है। इस क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है आप लोग किरचॉफ का दूसरा जो नियम है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किरचॉफ के दूसरे नियम पर लगेगा। इसमें क्या करना, एक दिशा मान लेना, ठीक है, अपने से एक निर्धारित दिशा मान लेना। इसमें कितने मेष होंगे, पहला मेष या लूप और ये दूसरा लूप। अब इसी के बाद हम क्या करेंगे, किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करके दो समीकरण बनाएंगे। दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, I1 I2 और I3 का मान निकाल करके इन तीनों प्रतिरोध में जो एक एक ओम के इनके प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी कि प्रतिरोध नहीं, धारा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये आप स्वयं करिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी भी वीडियो अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर तक त्वरित किए जाते हैं। प्रोटॉन तथा अल्फा से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्यों के अनुपात को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि हमें डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हल देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को दोबारा भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसका हल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्रोटॉन और जो अल्फा कण है ये इनका विभव क्या है, समान है। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का विभव Vp बराबर अल्फा कण का विभव V हो, ठीक है। यानी तभी तो ये बराबर मानेंगे। मान लेते हैं कि जो प्रोटॉन का विभव वो Vp है, अल्फा कण का जो विभव वो कितना V अल्फा है, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर इसके बाद आप जानते हो कि हमें डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात करना है। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य में सूत्र एक प्राप्त हुआ था, H/P। यहाँ पर P क्या है, संवेग है। तो इसके बराबर क्या होता है, H/P। P बराबर क्या होता है, संवेग होता है। तो ये किसके बराबर होता है, P बराबर mv के बराबर होता है। तो यहाँ पर मान रख सकते हैं mv। एक ये सूत्र होता है। गतिज ऊर्जा के संबंध में एक सूत्र होता है H/करड़ी में 2me, ठीक है, ये सूत्र होता है। और E बराबर जो होता है ये किसके बराबर, E इंटू वी के बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे विभव के मान के बराबर होता है। तो यही वाला मान हम इसमें ला करके रख देंगे। तो हो जाएगा लैम्डा बराबर H/करड़ी में 2m इंटू EV, ये हो जा रहा है। अब हम किसके लिए मान लें, यहाँ पर मान लेते हैं अल्फा कण के लिए या प्रोटॉन के लिए, ठीक है। यानी प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्ध्य का मान निकाल लेते हो जाएगा लैम्डा P बराबर H/करड़ी में 2mp। P क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इंटू EVP। जो VP है ये क्या है, प्रोटॉन का विभव है। तो हम मान लेते हैं जब ये दोनों विभव आपस में बराबर हैं, ठीक है, मान लेते हैं VP और जो V अल्फा है, ठीक है, V अल्फा है, ये जब आपस में बराबर है तो इनके लिए विभव हम मान लेते हैं कितना हो, V हो, ठीक है। तो यहाँ पर V लिखिए तो हो जाएगा यानी HP बराबर, यानी HP नहीं, लैम्डा P बराबर H/करड़ी में 2mp, ठीक है, EV, ठीक है। इतना हो गया। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद हम किसके लिए लेंगे, अल्फा के लिए, अल्फा कण के लिए, ठीक है। अल्फा कण के लिए यहीं पे मान रखिए तो हो जाएगा लैम्डा अल्फा बराबर H/करड़ी में 2m अल्फा, m अल्फा मतलब अल्फा कण का द्रव्यमान, ठीक है। अब बट्टे नहीं, ये गुणे में ही है, तो E इंटू वी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए और कुछ परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा 2 होगा ही, और जो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या होता है, 4 गुना होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 4mp। और ये जो अल्फा कण का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये 2e के बराबर होता है और इंटू वी, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इसको मान लो समीकरण 2। अनुपात पूछा है तो अब समीकरण 1 और 2 का भाग कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा लैम्डा P/लैम्डा अल्फा बराबर H पूरे का बटा करड़ी में 2mp इंटू EV, ठीक है। अब इस पूरे का बटा करड़ी में
और यहाँ पर h अपान, ठीक है, करड़ी में 2 4m p इंटू 2ev, ये हो जाएगा। ये h से कट जाएगा तो बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा करड़ी में 2 कोष्टक में 4m p इंटू 2ev, ठीक है, ये करड़ी में ही है। अब बट्टी जो बचा है यहाँ पर उसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2mp इंटू ev। ये देखो 2ev कट गया और एक mp से कट गया, तो बचा क्या, ये 2 चौको 8, यानी कि ये बचा आपका करड़ी में 8 और बटे यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 यानी करड़ी में 1 यानी 1 का वर्गमूल 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा p अनुपात लैम्डा अल्फा बराबर करड़ी में 8:1। यही आपसे पूछा जा रहा है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्यों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो करड़ी में 8:1 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ये 9i तथा 4i तीव्रता के दो तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए जबकि कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध हो, ठीक है। तो ये जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है ये व्यतिकरण चैप्टर का है, फिजिक्स सेकंड का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का वीडियो मैं अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आप अभी तक अगर आप कर पाते तो जरूर करिएगा, अगर नहीं कर पाते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए, ठीक है। तो ऊर्जा स्तर आरेख भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं बनाए हो तो मैं इसका चित्र दिखा दे रहा हूँ, आप जरूर बना लीजिएगा और तैयार। ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का आरेख, ठीक है। इसमें जो तरंगे होती हैं कितनी होती हैं, 1 2 3 यानी श्रेणियाँ होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 6 श्रेणियाँ होती हैं। एक पहली जो श्रेणी होती है लाइमन श्रेणी होती है, बामर श्रेणी होती है, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री जो है इसको आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ये आगे की बातें हैं, लेकिन 5 श्रेणियाँ आपको पढ़ना है। तो ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का आरेख होता है। लाइमन श्रेणी में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं कैसी, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें होती हैं, और बामर श्रेणी में अदृश्य किरणें होती हैं पाई जाती हैं, और पास्चन श्रेणी में अवरक्त किरणें होती हैं, ब्रैकेट श्रेणी में अवरक्त किरणें होती हैं, और फुंड श्रेणी में भी अवरक्त किरणें होती हैं, लेकिन हम्फ्री में माइक्रो तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ये मेरी एक नोट्स है खुद की, ठीक है। तो ये इसी नोट्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो कमेंट में करिए, बताइएगा, तो आपको पीडीएफ में जरूर प्रोवाइड करूंगा। ये मेरे हाथ की लिखी हुई नोट्स है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है कि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र के लिए विभवांतर तथा धारिता की गणना कीजिए। ये इसका डेरिवेशन मैंने करा रखा है, अगर आप अभी तक नहीं इस वीडियो को देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है LCR परिपथ पर आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर लीजिएगा, अगर मैं करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है तो आप स्वयं करिएगा, अगर नहीं कर पाते तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भंवर धारा क्या होती है, इसके 2 अनुप्रयोग बताइए, अथवा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इस पर आधारित 2 युक्तियों के नाम बताइए, ठीक है। तो भंवर धारा क्या होती है इसको भी समझ लीजिए, यानी कि किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, यानी किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। तो जिस तरह से जल में भंवर धारा उत्पन्न होती है, उसी तरह से चालक में भी एक भंवर धारा यानी एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उस धारा को हम कहते हैं भंवर धारा, ठीक है। उस धारा को हम क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। इसके अनुप्रयोग की बात की जाए तो इसका जो अनुप्रयोग है जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसके ब्रेक में उपयोग किया जाता है, यानी कि उसके ब्रेक ड्रम में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और फिर इसके बाद जो इसका उपयोग होता है वो क्या होता है, स्पीडोमीटर में भी, कार का जो स्पीडोमीटर होता है उसके स्पीडोमीटर में भी इसका उपयोग होता है। ये बस 2 ही अनुप्रयोग पूछा है तो आप बता सकते हो, परिभाषा मैंने बता दिया, अनुप्रयोग बता दिया, आप लिख सकते हो। 3 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थवा करके दिया तो ये क्वेश्चन आप स्वयं देख लीजिएगा,
ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन का उत्तर बता दिया, आप देख लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि क्यों। पहला जो क्वेश्चन है, हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन है वह एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और तीसरा जो है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन दोनों घटनाओं में ऊर्जा निकलती है। इसको कारण सहित बताना है, यानी इन तीनों क्वेश्चनों को, और अथवा करके ये न्यूमेरिकल दिया, काफ़ी लेनदेन न्यूमेरिकल है और काफ़ी बड़ा भी है, तो इससे अच्छा हम इसका केवल आंसर देख लें। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो लिखा गया है हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो ये जो घटना होती है किसकी, नाभिकीय संलयन की परिभाषा कहलाती है, यानी कि नाभिकीय संलयन की घटना कहलाती है। जब हल्के हल्के दो नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, या यह घटना क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। लेकिन ये क्यों जुड़ करके बनाते हैं, इसको हमें कारण सहित इसका आंसर देना है। तो इसका मैंने आंसर यहाँ पर एक नोट्स पे तैयार कर दिया, इसका आंसर देख लो। पहला, हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए। इसमें लिखा है जब दो हल्के तत्वों को परस्पर समीप लाया जाता है तो वह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। यानी कि जब दो हल्के तत्वों को परस्पर हम समीप लाते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। इस प्रतिकर्षण बल को पार करने के लिए हल्के तत्वों की गतिज ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। यानी कि प्रतिकर्षण बल को पार करने के लिए उन दोनों तत्वों को गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होनी चाहिए कि उस प्रतिकर्षण बल को ये क्या करें, पार कर जाए। ठीक है, तो अत्यधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे क्या चाहिए, उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, हल्के तत्वों को क्या करना है, जो प्रतिकर्षण बल को पार करना है, तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसको हमें क्या, यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। इतने उच्च ताप होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अत्यधिक हो जाती है। जब ताप हम बढ़ा देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है तत्वों की अधिक हो जाती है, जिसके मध्य प्रतिकर्षण बल को पार कर जाते हैं। यानी कि जो जिसके मध्य जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उस प्रतिकर्षण को बल को क्या करते हैं, ये पार कर जाते हैं तथा एक दूसरे से संलयित हो जाते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, फिर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए, आप अपनी नोट्स पे काफ़ी अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, और ताप कितना बढ़ाना होगा, लगभग कितना ताप होना चाहिए, 10 की पावर 6 केल्विन से 10 की पावर 8 केल्विन होनी चाहिए। ठीक है, अगला है, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है। तो जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो यह घटना नाभिकीय विखंडन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है मैंने, इस प्रक्रिया में प्राप्त नाभिकों के द्रव्यमान का योग प्रयुक्त नाभिक के द्रव्यमान से कुछ कम होती है, अर्थात इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि अगर एक कोई बड़ा नाभिक है, ठीक है, जब इस नाभिक पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं, 0n1 का बौछार कराते हैं, तो ये जो बड़ा नाभिक है हल्के दो नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, जब दो नाभिकों में टूट जाता है तो इस नाभिक का द्रव्यमान इस नाभिक का जब द्रव्यमान जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए इस नाभिक, क्योंकि इसी का भाग है ये दोनों लोग। ठीक है, तो ये दोनों का जो द्रव्यमान जितना होगा उतना इसके द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, बराबर नहीं होता, कुछ द्रव्यमान क्या आते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो वह ही कहा जा रहा है कि प्रतिक्रिया के में कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाते हैं, जो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में ई डेल्टा ई बराबर mc² के अनुसार ऊर्जा में बदल जाते हैं। यानी कि ये दोनों द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के समान होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। यानी कि इसका मतलब कि कुछ न कुछ यहाँ से द्रव्यमान क्या होता है, लुप्त हो जाता है। वही जो द्रव्यमान लुप्त होता है वह आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है ई बराबर mc², उसके अनुसार यही द्रव्यमान जो लुप्त हो जाते हैं वह क्या होते हैं, ऊर्जा में बदल जाते हैं। इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। यानी कि इसी कारण से ये क्या होते हैं, टूट करके ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अगला जो हमसे पूछा जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कितना मुक्त होती है। तो नाभिकीय विखंडन में 200 मिलियन वोल्ट लगभग होता है और नाभिकीय संलयन में 26.7 मिलियन वोल्ट लगभग ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने उत्तर दे दिया है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आ सकता है। और आंसर आपको लिखना है तो आंसर लिख लीजिए। ठीक है, ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों हैं।
खगोलीय दूरदर्शी की तुलना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कीजिए। ठीक है, यानी खगोलीय दूरदर्शी का जो क्वेश्चन है मैंने डेरिवेशन करा रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते थे अथवा करके मैंने इस क्वेश्चन का स्पेशली एक अलग से वीडियो बना दिया है और प्रोवाइड भी कर दिया है इस क्वेश्चन को हल करके। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का हल आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर चेक करिएगा। ठीक है, आइए 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है गॉस का नियम। ठीक है, तो गॉस का नियम भी मैंने पढ़ा रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, यानी 9वां क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल दिया गया है और ये अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया गया है। इसमें दिया गया है कि अनंत लंबाई के समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि कब और क्यों धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आकर्षक और प्रतिकर्षक होता है। ठीक है, तो इसका मैंने डेरिवेशन करा रखा है पहले से ही, अभी जल्द में ही मैंने कराया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक जरूर करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये कब आकर्षित होता है कब प्रतिकर्षित होता है इसको समझ लो। ठीक है, तो मान लो कि जब ये दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, ठीक है, अगर इनमें धाराएं की दिशा समान बह रही हैं, ठीक है, इसमें भी धारा आई इसमें भी धारा आई बह रही है, तो इसके कारण यहाँ पर बल उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न होता है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर B2 उत्पन्न होता है, जो कि दोनों की बल की दिशाएं क्या होती हैं, सबकी सेम एक ही तरफ यानी एक दूसरे की तरफ होता है। तो इस घटना में यानी कि इस उपस्थिति में जो बल है क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि ये जो तार हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। लेकिन यही धारा की दिशा बदल दी जाए, एक धारा ऊपर की ओर जा रही है दूसरी धारा नीचे की ओर आ रही है, तो ये फिर क्या करेंगे, एक दूसरे को तार को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये सभी चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल से अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेक करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था कंप्लीट होता है, यानी कि 2023 का जो भौतिक विज्ञान पेपर है मैंने संपूर्ण हल बता दिया है। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह से मिलते हैं एक और नए मज़ेदार वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण हल लेकर के मैं जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।